Hello everyone, welcome back to Resolution Study Point. Today we are going to discuss a very important topic in enzyme, and the topic name is cofactor, coenzyme, apofactor and enzyme. Okay, so let's get started. First of all, what is a cofactor? Cofactor होता क्या है? देखिए कोफैक्टर नाम से ही आपको पता चलेगा, किसी भी अगर वर्ड के आगे को आ जाता तो उसका मतलब है कि हेल्प करना। क्या मतलब होता है? हेल्प करना। तो इसका मतलब कोफैक्टर्स क्या होंगे? जो एंजाइम की हेल्प करेंगे, क्योंकि हमारा टॉपिक तो क्या है? एंजाइम वाला। अब एंजाइम के कोफैक्टर हम यहाँ पर अगर डिस्कस करने वाले हैं तो इसका मतलब ये है कि कोफैक्टर्स वो कंपाउंड होंगे, वो मटेरियल्स होंगे जो एंजाइम की हेल्प करेंगे केमिकल रिएक्शन में। केमिकल रिएक्शन इन द सेंस कि जो हमारी बॉडी के अंदर जो रिएक्शंस होती हैं उन रिएक्शन में हेल्प करेंगे कोफैक्टर। किसकी हेल्प करेंगे? एंजाइम की। तो को मीन्स होता है हेल्प। ओके, अब देखिए यहाँ पर आपको एक डायग्राम सा दिख रहा है। इस डायग्राम में क्या है, एक हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया है माइटोकॉन्ड्रिया का, कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो मैट्रिक्स है उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कोफैक्टर्स होते हैं। जैसे कि आपके पास सक्सिनेट है, दिखा रखा है, फ्यूमरेट दिखा रखा है। सक्सिनेट कन्वर्ट होता है फ्यूमरेट में, किसकी हेल्प से होगा? FADH2 की हेल्प से। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कोफैक्टर्स यहाँ पर दिखा रखे हैं। ठीक है, इसके अंदर जैसे हीम होगा, ये सब कुछ होते हैं कोफैक्टर्स। अब हम बात करते हैं बेसिकली कि कोफैक्टर होता क्या है। नाउ ए कोफैक्टर इज ए नॉन प्रोटीन, ध्यान रखेंगे, कोफैक्टर इज ए नॉन प्रोटीन केमिकल कंपाउंड। नॉन प्रोटीन केमिकल कंपाउंड है। क्या है? नॉन प्रोटीन केमिकल कंपाउंड और ए मेटेलिक आयन दैट इज रिक्वायर्ड फॉर एन एंजाइम्स एक्टिविटी एज ए कैटलिस्ट। क्या है वही कि जो आपका कोफैक्टर है, ये क्या होता है? एक नॉन प्रोटीन केमिकल कंपाउंड होता है। ये फिर एक मेटेलिक आयन की फॉर्म में भी हो सकता है। हेल्प क्या किसको हेल्प करेगा? एंजाइम की एक्टिव जो कैटालिटिक एक्टिविटी होती है उनमें हेल्प करता है। ठीक है, एंजाइम आपको पता है एज ए कैटलिस्ट हम यूज करते हैं, जो केमिकल रिएक्शन की रेट को जनरली इंक्रीज करता है, कई बार डिक्रीज भी करेगा, बट यहाँ पर हम बात करेंगे जनरली इंक्रीज करता है। इसीलिए जो कोफैक्टर्स होते हैं हम उनको हेल्पर मॉलिक्यूल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेल्पर मॉलिक्यूल्स। और कोफैक्टर किस में यूज होते हैं? बायोकेमिकल ट्रांसफॉर्मेशन में, क्योंकि एंजाइम के कोफैक्टर की बात करते हैं तो बायोकेमिकल में ही यूज होंगे। अब बात करते हैं कि किस रेट से कोई भी आपका एंजाइम किसी केमिकल रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करता है, उसको फाइंड आउट कर सकते हैं हम एंजाइम काइनेटिक्स से, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, जिसमें हमने एंजाइम काइनेटिक्स में जो एक प्लॉट था वो भी डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने मैक्सिमम, वॉल्यूम यूज्ड, रेट, इन सब के बीच में रिलेशन भी फाइंड आउट किया था। ठीक है, अब जो कोफैक्टर्स होते हैं उसको डिवाइड किया गया है टू टाइप्स के अंदर। फर्स्ट जो टाइप आता है इसमें वो आता है आपका इनऑर्गेनिक आयंस, और सेकेंड टाइप आएगा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। कोफैक्टर्स को डिवाइड करते हैं टू कैटेगरीज के अंदर। एक तो इनऑर्गेनिक आयन होगा, इनऑर्गेनिक मेटल आयंस होते हैं, जैसे कि आपके पास जिंक मेटल होती है, जो कि आपको जिंक एनहाइड्रेज की फॉर्म में आपको मिल जाएगा, या फिर जो कार्बोक्सी पेप्टिडेज होता है, या फिर जो आपका हीम होता है उसमें आयरन मेटल होती है। फिर आपके पास क्लोरोफिल होता है, उसमें मैग्नीशियम मेटल होती है। तो ये जो मैग्नीशियम है, आयरन है, जिंक है, इन सब का काम क्या है? एज ए कोफैक्टर वर्क करते हैं ये सब। ठीक है, अगर ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स की बात करें तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो कोफैक्टर की तरह बिहेव करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? कोएंजाइम्स। क्या बोलेंगे? कोएंजाइम्स। और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिसको कोएंजाइम बोलते हैं उनको फर्दर हम डिवाइड करते हैं। मोस्टली जो कोएंजाइम्स होते हैं या तो ये विटामिन होंगे या फिर एसेंशियल न्यूट्रिएंट होंगे। क्या होंगे? या तो विटामिन होंगे या फिर क्या होते हैं? एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं। अब जो कोएंजाइम्स होते हैं इनको अगेन फर्दर टू कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, जिसमें से फर्स्ट कैटेगरी अपनी आती है प्रोस्थेटिक ग्रुप, और सेकेंड कैटेगरी आती है को सबस्ट्रेट। फर्स्ट कैटेगरी में क्या आएगा? प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप होता क्या है इसको हम सेपरेटली भी डिस्कस करेंगे, और यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि प्रोस्थेटिक ग्रुप विच कंसिस्ट ऑफ ए कोएंजाइम दैट इज टाइटली और इवन कोवलेंटली एंड परमानेंटली बाउंडेड टू प्रोटीन। प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होगा? प्रोस्थेटिक ग्रुप के अंदर कोएंजाइम होता है। ठीक है, प्रोस्थेटिक ग्रुप में क्या होता है? कोएंजाइम होता है जो टाइटली या फिर कोवलेंटली परमानेंट बाउंड होता है प्रोटीन्स के साथ।
प्रोस्थेटिक ग्रुप परमानेंटली बाउंड होता है प्रोटीन के साथ। लेकिन जो सेकेंड टाइप है जिसको हम को सब्सट्रेट यहाँ पर बोल रहे हैं, ये जो है ये ट्रांजिएंटली बाउंड होता है प्रोटीन के साथ। ठीक है, को सब्सट्रेट में बी रिलीज्ड फ्रॉम ए प्रोटीन एट सम पॉइंट एंड रीबाइंड लेटर। जैसे कि आपने देखा होगा कि डिफरेंट डिफरेंट ग्लैंड्स होती हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन्स को, जैसे किसी हम जो अपना क्या बोलते हैं फूड जो होता है कॉम्प्लेक्स मटेरियल होता है, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए हमारी बॉडी डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स को, डिफरेंट डिफरेंट जो जूसेस को क्या करती है, सिक्रेट करती हैं, ग्लैंड्स जो होती हैं वो, उसके बाद वो जो फूड होता है वो उसका ब्रेक डाउन होता रहेगा, और इस तरीके से जो अपने फूड की जो प्रोसेस होती है वो कंबशन उसका फूड का हो जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही जो को सब्सट्रेट होते हैं वो किसी एक साइड से सिक्रेट होंगे और दोबारा से वो रिबाउंड भी कर लेते हैं। तो को सब्सट्रेट कभी परमानेंटली बाउंड नहीं होते प्रोटीन के साथ, ये ट्रांजिएंटली बाउंड होते हैं। बोथ प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड को सब्सट्रेट हैव द सेम फंक्शन, लेकिन फंक्शन दोनों का सेम है। फंक्शन दोनों का सेम क्या है कि वो एंजाइम और प्रोटीन्स की जो रिएक्शन होती है उसको फैसिलिटेट करते हैं। कौन करते हैं? प्रोस्थेटिक ग्रुप और आपके जो को सब्सट्रेट होते हैं ये। अब इम्पोर्टेंट एक टर्म है यहाँ पर, इनएक्टिव एंजाइम विदाउट द कोफैक्टर इज कॉल्ड एपो एंजाइम। मीन्स अगर आपके पास एक एंजाइम है जो इनएक्टिव फॉर्म में है, जिसके पास कोफैक्टर नहीं है, वो क्या कहलाएगा? एपो एंजाइम। एन इनएक्टिव एंजाइम without cofactor is called apoenzyme, and the complete enzyme, that is enzyme with cofactor, is called holoenzyme. याद रखेंगे, holoenzyme means enzyme plus cofactor, and apoenzyme means only and only enzyme which is in inactive form without cofactor. ठीक है, अब जो IUPAC जो है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, उसने डिफाइन किया है कोएंजाइम को। ध्यान से देखिएगा इसकी डेफिनेशन क्या दी है। कोएंजाइम ए लिटिल डिफरेंटली एंड नेमली एज ए लो मोलिकुलर वेट नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज लूजली अटैच्ड participating in enzymatic reaction as a dissociable carrier of chemical groups or electrons. A prosthetic group is defined. तो यहाँ तक मैं एक बार इसकी डेफिनेशन आपको बता देती हूँ। जो IUPAC है इसने कोएंजाइम की एक डेफिनेशन दी है। कोएंजाइम की क्या डेफिनेशन दी है? इन्होंने बोला IUPAC के अकॉर्डिंग जो कोएंजाइम होता है ये एक लो मोलिकुलर वेट नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो एंजाइम के साथ लूजली अटैच होगा और अटैच होकर के जो रिएक्शन का डिसोसिएबल पार्ट है, जैसे चाहे इलेक्ट्रॉन है चाहे कोई केमिकल ग्रुप है, उसको ट्रांसफर करवाएगा, उसको कैरी करेगा, उसमें पार्टिसिपेट करेगा। और जो आपका प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है, एंड ए प्रोस्थेटिक ग्रुप इज डिफाइंड एज ए टाइटली बाउंड, प्रोस्थेटिक ग्रुप टाइटली बाउंड होता है, और जो आपका कोएंजाइम था वो लूजली बाउंड होता है। प्रोस्थेटिक ग्रुप इज डिफाइंड एज ए टाइटली बाउंड नॉन polypeptide unit in a protein that is regenerated in each enzyme turnover. प्रोस्थेटिक ग्रुप नॉन पॉलीपेप्टाइड पार्ट होता है प्रोटीन्स के अंदर, जो एंजाइम टर्नओवर के टाइम पे आपको दोबारा से मिल जाएगा। एंजाइम टर्नओवर का मतलब है कि एक रिएक्शन के एक सर्कल के बाद। अब कई बार आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा कि कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं या फिर एंजाइम कॉम्प्लेक्स ऐसे होते हैं जिसको एक से ज्यादा कोफैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जांपल आपके पास जो मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज है, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज है, जो कि कहाँ पर एक्ट करता है? ग्लाइकोलिसिस और सिट्रिक एसिड साइकिल में आपको देखने को मिलेगा। इसके अंदर 5 ऑर्गेनिक कोफैक्टर होते हैं, जिसमें से आपका एक तो होता है TPP थायमिन पायरोफॉस्फेट, सेकंड इसमें होता है लिपोमाइड, थर्ड इसमें होता है FAD फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, फिर इसमें होता है आपका NAD पॉजिटिव दैट इज निकोटामाइड adenine dinucleotide and a coenzyme A. This is CoA, coenzyme A. Also it will contain a metal ion that is magnesium 2 positive. तो कहने की बात ये है कि जरूरी नहीं हर एंजाइम के पास एक ही कोफैक्टर हो, एक एंजाइम के पास एक से ज्यादा कोफैक्टर भी हो सकते हैं। तो हमने यहाँ तक का डिस्कस किया, उसको एक बार एक्सप्लेन करती हूँ कि कोफैक्टर होता क्या है, जो एंजाइम की हेल्प करता है केमिकल रिएक्शन को एक्सेलरेट करने के लिए। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो आपका कोफैक्टर है या तो इनऑर्गेनिक मेटल आयंस होंगे या फिर ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स
कंपाउंड्स होते हैं। ऑर्गेनिक जो कंपाउंड होते हैं उसको हम कोएंजाइम बोल देते हैं। कोएंजाइम के अंदर आपका प्रोस्थेटिक ग्रुप भी आता है और को सबस्ट्रेट भी आता है। फिर हमने डिस्कस किया कि जो आपका एंजाइम है उसके अंदर एक से ज़्यादा कोफैक्टर भी पॉसिबल हैं कि हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं उन ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स की जिसको विटामिन से हमने ड्राइव किया है। ओके, नाउ ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स आर ऑफन विटामिन्स और मेड फ्रॉम विटामिन्स, या तो विटामिन्स होते हैं या फिर विटामिन से बनाए जाते हैं। मैनी कंटेन द न्यूक्लियोटाइड एडेनोसिन ट्राई मोनोफॉस्फेट। मोस्टली के अंदर आपको क्या मिलेगा, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट मिलेगा, AMP। लेकिन कुछ ऐसे भी पार्ट होंगे जिसके अंदर आपको ATP देखने को मिल जाएगा, कोएंजाइम A देखने को मिल जाएगा, FAD मिल जाएगा और NAD पॉजिटिव भी आपको देखने को मिलेगा। अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में अराइज होता होगा कि यहाँ पे जो हम ये वर्ड यूज कर रहे हैं, कोएंजाइम A, FAD, NAD पॉजिटिव, इन सबका मतलब क्या है, क्यों हमने यहाँ पर यूज किया है? तो इन सब की हम स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में सेपरेटली डिस्कस करेंगे अपने फर्दर लेक्चर्स के अंदर। ठीक है, तो आज का सिर्फ हम क्या पढ़ना है, आज हमें सिर्फ कोफैक्टर की बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ना है और कौन से कोफैक्टर्स विटामिन से निकाले जाते हैं, ड्राइव किए जाते हैं, ये सब हमें यहाँ पर पढ़ना है। ओके, नाउ दिस कॉमन स्ट्रक्चर may reflect a common evolutionary origin as a part of ribozymes in an unsigned RNA. Now, cofactors can also be divided into two major parts, that is organic cofactor एंड इनऑर्गेनिक कोफैक्टर। कोफैक्टर्स को हम दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो आपका हो गया ऑर्गेनिक कोफैक्टर, जिसमें हम बात करेंगे हीमोग्लोबिन का, जैसे हीम होता है, फ्लेविन होता है, इन सब के बारे में। दूसरा हम बात करेंगे इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स की, जिसमें मैंने बताया कि मैग्नीशियम होता है क्लोरोफिल में, कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का काम करता है, मैग्नीज प्रेजेंट होता है एनहाइड्रेज के अंदर, और आयरन सल्फर क्लस्टर होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीडेशन का काम करते हैं। ये सब हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। अब देखिए, मेटल आयंस आर कॉमन कोफैक्टर्स। द स्टडी ऑफ दिस कोफैक्टर्स फॉल्स अंडर द एरिया ऑफ बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बिल्कुल, जो आपका बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, जो जनरली जो आपके इनऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन के जो स्टूडेंट्स होते हैं इस जो सिलेबस है इसका बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसको डिस्कस करते, इसको स्टडी करते हैं। और ये जो बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके अंदर हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से मेटल आयन एज ए कोफैक्टर यूज होते हैं। इन न्यूट्रिशन द लिस्ट ऑफ एसेंशियल ट्रेस एलिमेंट्स reflect their role as cofactors in human. This list commonly includes iron, magnesium, manganese, cobalt, copper, zinc. अब देखिए हम क्या करते हैं, जो बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी मेटल हैं जो कि एज कोफैक्टर वर्क करते हैं, या फिर हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं। फिर हम जो मेटल आयंस होते हैं उसको क्लासिफाई करते हैं, एक तो ट्रेस एलिमेंट में, एक अल्ट्रा ट्रेस एलिमेंट की फॉर्म में भी डिवाइड करते हैं। तो जो हमारा न्यूट्रिशन होता है उसके अंदर जो ट्रेस एलिमेंट की लिस्ट होती है उसके अंदर जनरली आपको मिलेगा आयरन, मैग्नीशियम, मैग्नीज, कोबाल्ट, कॉपर, जिंक। ओके, नाउ मोलिब्डेनम भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। Although chromium deficiency causes impaired glucose tolerance, अगर आपके फिर हम ये भी डिस्कस करते हैं कि कौन सी मेटल आयन की डेफिशिएंसी से कौन सा डिजीज हो जाता है, और हम ये भी डिस्कस करते हैं कि जो आपका अगर शरीर के अंदर किसी मेटल आयन अगर एक्स्ट्रा एक्सेस में हो गई है तो उसकी वजह से भी कौन से डिजीज होते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है कि जो क्रोमियम होता है, क्रोमियम मेटल की अगर डेफिशिएंसी हो जाती है इसकी वजह से इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस नाम की डिजीज हो जाती है। ओके, no human enzyme can use this metal as a cofactor has been identified. आज तक क्रोमियम को एज ए कोफैक्टर यूज करने वाला कोई भी ह्यूमन एंजाइम को डिस्कवर नहीं किया गया है। आयोडीन जो है ये भी एक एसेंशियल ट्रेस एलिमेंट का एग्जांपल है, और थायराइड हार्मोन्स के स्ट्रक्चर में आपको देखने को मिलेगा। कैल्शियम जो है ये एक स्पेशल केस होता है जो कि हमारी बॉडी के अंदर मेजर अमाउंट में प्रेजेंट होता है, ह्यूमन डाइट्स में भी प्रेजेंट होता है। जो डाइटरी जो फूड आइटम हम खाते हैं उन सब के अंदर कैल्शियम प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक इसमें पढ़ने वाले हैं वो देखिए। ये तो हमने बात की कि जो
एंजाइम है, कौन से मेटल आयन हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं उसके बारे में। अब आपको कुछ और टॉपिक बताती हूँ मैं। ह्यूमन बीइंग को छोड़ दिया जाए तो अदर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है। अदर ऑर्गेनिज्म जैसे आपने एक बहुत अच्छा सा एक टॉपिक पढ़ा होगा, नाइट्रोजन फिक्सिंग। नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए बैक्टीरिया की रिक्वायरमेंट होती है, जिसके अंदर जो बैक्टीरिया होता है उसके अंदर एक, जिसका नाम क्या होता है, एजिटोबैक्टर, और उसमें टंगस्टन नाम की मेटल होती है। टंगस्टन इन द एल्डिहाइड फेरोडोक्सिन एंड ऑक्सीडोरेडक्टेज ऑफ द थ्रोमोफिलिक। अब देखते हैं कि जो कुछ कुछ एलिमेंट्स के यहाँ पे दे रखा है आपको कोफैक्टर के बारे में। जैसे क्यूप्रिक है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का काम करता है। फिर आपके पास फेरस और फेरिक जो है ये हीम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, साइटोक्रोम में प्रेजेंट होते हैं, ये सब यहाँ पर है। मैग्नीज जो है ये अर्जिनेज में प्रेजेंट होता है। मैग्नीशियम डीएनए पॉलीमरेज में प्रेजेंट होता है। हेक्सोकिनेज में प्रेजेंट होता है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में प्रेजेंट होता है। तो आपको सारे के सारे याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, कुछ एक दो को याद रख लेना। निकल यूरेज में प्रेजेंट होगा। जिंक अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज में प्रेजेंट होता है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज में भी प्रेजेंट होता है और डीएनए पॉलीमरेज में भी मिलता है। ये आपके पास एक आयरन सल्फर क्लस्टर दे रखा है जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का काम करता है। 4 प्रोटीन सिस्टीन रेजिड्यू यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो हमने बात की कि जो इनऑर्गेनिक मेटल आयन होते हैं वो किस टाइप से एक्ट करते हैं एज एन कोफैक्टर, सॉरी एज ए कोफैक्टर। और अब हम बात करने वाले हैं कि अगर हम ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स की बात करें, मीन्स अगर हम विटामिन की बात करते हैं तो कौन कौन से विटामिन होती हैं जो ऑर्गेनिक कोफैक्टर की तरह बिहेव करती हैं, और उन विटामिन का क्या कौन कौन से केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, किसके अंदर उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो यहाँ पर ये डिस्कस करेंगे हम विटामिन वाला टॉपिक। नाउ विटामिन कैन सर्व एज ए प्रिकर्सर टू मैनी ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स। देखो मैंने कहा था कि विटामिन या तो इटसेल्फ एक कोफैक्टर की तरह बिहेव करेगा, नहीं तो बहुत सारे ऐसे कोफैक्टर्स होंगे जिसको हम विटामिन से ड्राइव करते हैं। तो यहाँ पर विटामिन किसकी तरह बिहेव करता है, जो प्रिकर्सर बिहेव करता है ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स के लिए, जैसे कि B1 है, B2 है, B6 है, B12 है, नियासिन है, फोलिक एसिड है। ठीक है, और विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड जिसको हम बोलते हैं वो इटसेल्फ कोफैक्टर है। फिर आपको पता है कि जो ऑर्गेनिक कोफैक्टर होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड्स में डिवाइडेड होते हैं। ठीक है, ये सब हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो कुछ एग्जांपल देखिए, जैसे कि आपके पास थायामीन है, थायामीन पायरोफॉस्फेट, जिसको हम डिफरेंट एक अलग टॉपिक की तरह डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे इसके स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में। तो जो थायामीन पायरोफॉस्फेट कोफैक्टर है ये विटामिन B1 का है। थायामीन इसका विटामिन B1 का नाम होता है। इसका जो एडिशनल कंपोनेंट है वो क्या है भाई, देखो थायमिन तो विटामिन हो गया और पायरोफॉस्फेट क्या है, एडिशनल कंपोनेंट। क्या करेगा, ये 2 कार्बन ग्रुप्स को कंटेन करता है, अल्फा क्लीवेज करवाता है। किसमें प्रेजेंट होता है, बैक्टीरिया में, आर्किज में, यूकैरियोटिक्स में प्रेजेंट होता है। फिर बात करते हैं निकोटामाइड डाइफॉस्फेट के बारे में, NAD के बारे में। इसमें नियासिन B3 मेटल विटामिन प्रेजेंट होगी, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर का काम करेगा। ADP एडिशनल कंपोनेंट होता है, इसमें एडेनोसिन डाइफॉस्फेट बैक्टीरिया आर्की यूकैरियोटिक्स में भी प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से बहुत सारी मेटल्स यहाँ पर दे रखी हैं आपको। फिर कोबालमिन है, कोबालमिन आपका B12 होता है और इसके ये हाइड्रोजन और अल्काइल ग्रुप्स के सब्स्टिट्यूशन में हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। कुछ विटामिन के एग्जांपल दे रखे हैं। विटामिन एस्कॉर्बिक एसिड आपको पता ही है, विटामिन सी होता है। फ्लेविन के अंदर राइबोफ्लेविन विटामिन B2 होता है। फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड जिसको हम बोलते हैं FAD, जो कि एक सेपरेट टॉपिक भी रहेगा आपका स्ट्रक्चर फंक्शन के लिए। तो ऐसे बहुत सारे आपको कॉम्प्लेक्स दिखाई देंगे जहां पर मेटल यूज होती हैं, सॉरी विटामिन का हम यूज करते हैं एज एन कोफैक्टर। अब देखिए कोफैक्टर से एज मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट, कोफैक्टर जो होते हैं ये मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट की तरह बिहेव भी करते हैं। जैसे कि आपके पास ये एक कंपाउंड है, इसके अंदर हमने ADP आपको दिख रहा है, कंपाउंड आपको दिख रहा है। ठीक है, अब इसका हमें करना है रिडक्शन। तो
6 इलेक्ट्रॉन है, इसमें पाई 3 डबल बॉन्ड है, रिडक्शन आप इसका करोगे तो 3 डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, 2 डबल बॉन्ड्स के अंदर। इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ है, रिडक्शन। और रिडक्शन करने के लिए क्या चाहिए, इसने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया होगा, और इलेक्ट्रॉन देने वाला यहाँ पर क्या है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। क्या है, रिडोक्स रिएक्शन किसने की है, यहाँ पर देखिए, निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड ने। तो ये हमारे कुछ कोफैक्टर्स थे जिसको हमने यहाँ पर डिस्कस किया है कि कोफैक्टर होते क्या हैं, क्या इनके रोल होते हैं, कितने टाइप के कोफैक्टर प्रेजेंट होते हैं, ये सब हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ये रहेगा आपका प्रोस्थेटिक ग्रुप। सो व्हाट इज प्रोस्थेटिक ग्रुप, प्रोस्थेटिक ग्रुप होता क्या है। ए प्रोस्थेटिक ग्रुप, ऑलरेडी हम इसकी डेफिनेशन पढ़ चुके थे, लेकिन फिर भी एक बार मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ, देखिएगा ध्यान से। ए प्रोस्थेटिक ग्रुप इज ए नॉन अमीनो एसिड कंपोनेंट। हमने क्या कहा था कि नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, तो नॉन अमीनो एसिड कंपोनेंट आप इसको बोल सकते हो, क्योंकि प्रोटीन किससे बने होते हैं, अमीनो एसिड से। अब प्रोटीन नहीं है तो अमीनो एसिड भी नहीं होगा, अमीनो एसिड नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन अमीनो कंपोनेंट। ठीक है। और हेटेरोप्रोटीन्स क्या, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स का पार्ट होते हैं, कोवलेंटली बाउंड होते हैं किसके साथ, एपोप्रोटीन्स के साथ। हमने कहा था कि कोफैक्टर किससे बाउंड करते हैं, एपो एंजाइम्स के साथ बाउंड करते हैं। सो प्रोस्थेटिक ग्रुप इज ए कंपोनेंट ऑफ कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स। प्रोस्थेटिक ग्रुप किसका पार्ट होते हैं, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स का पार्ट होते हैं, दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोटीन्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन के लिए के साथ ही अटैच रहेंगे, और उनका काम क्या होता है, प्रोटीन्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना। इंपॉर्टेंट होते हैं ये, ठीक है। प्रोस्थेटिक ग्रुप आपके ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। अगर ये ऑर्गेनिक होंगे तो विटामिन होंगे, सुगर्स होंगे, सुगर मीन्स कार्बोहाइड्रेट होंगे, ये आपके न्यूक्लिक एसिड भी हो सकते हैं, फॉस्फेट हो सकते हैं, या फिर ये लिपिड के फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। और अगर ये इनऑर्गेनिक फॉर्म में प्रेजेंट हैं तो ये मेटल आयंस की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। मेटल आयन में मैं आपको बता चुकी हूँ, आयरन 2 पॉजिटिव है, आपके पास कॉपर है, या फिर आप बोल सकते हो कि जो आपका मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव है, आपका मैग्नीज 2 पॉजिटिव है। ये सब कुछ किसके एग्जाम्पल होते हैं, ये सब हम एग्जाम्पल लेकर चलते हैं किसके भी, एंड जो आपके इनऑर्गेनिक प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं उसके लिए। सो द प्रोस्थेटिक ग्रुप्स आर बाउंड टाइटली और प्रोटीन्स बाउंड टाइटली टू द प्रोटीन्स एंड इवन बी अटैच्ड थ्रू कोवलेंट बॉन्ड। प्रोस्थेटिक ग्रुप के लिए जरूरी नहीं कि वो हमेशा टाइटली बाउंड होंगे या फिर लूजली बाउंड होंगे, वो टाइटली बाउंड तो होते हैं, लेकिन कई बार आपको कोवलेंट बॉन्ड भी दिखाई देता है। इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसमें, एंजाइम कैटलिस्ट के अंदर। ठीक है। और एक ऐसा प्रोटीन जिसके अंदर क्या नहीं है, प्रोस्थेटिक ग्रुप, तो उसको बोलेंगे एपोप्रोटीन्स। एपो विदाउट प्रोस्थेटिक ग्रुप, एपो विदाउट प्रोस्थेटिक ग्रुप। ओके। लेकिन एक ऐसा प्रोटीन जिसके अंदर क्या होता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप, उसको बोलते हैं हेलोप्रोटीन्स। डिस्कस कर चुके हैं इस डेफिनेशन को हम पहले से ही। A non-covalently bound prosthetic group cannot generally be removed from the haloproteins without denaturing the proteins। ये मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि प्रोटीन से आप प्रोस्थेटिक ग्रुप को विदाउट डीनेचरिंग नहीं निकाल सकते। डीनेचरिंग का मतलब होता है जो डीएनए होता है उसमें उसकी जो बॉन्डिंग होती है उसमें ब्रेकडाउन हो जाना। ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप्स आर सबसेट ऑफ कोफैक्टर्स। प्रोस्थेटिक ग्रुप किसके सबसेट होते हैं, कोफैक्टर्स के। लूजली बाउंड मेटल आयन होंगे या फिर कोएंजाइम्स होंगे जो कि किसकी तरह बिहेव कर सकते हैं, कोफैक्टर्स की तरह, बट उनको हम प्रोस्थेटिक ग्रुप नहीं बोलते। और अगर बात करें वर्क फंक्शन की, तो एंजाइम्स के अंदर जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं इनका काम होता है कैटालिटिकल मैकेनिज्म में पार्टिसिपेट करना, और जो आपका एंजाइम है उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज करना। और क्या काम होता है, कैटालिटिक मैकेनिज्म में पार्टिसिपेट करना। अदर प्रोस्थेटिक ग्रुप्स हैव स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज। ये तो हमने बोल दिया कि मैकेनिज्म में पार्टिसिपेट करवाते हैं, कैटालिटिकल प्रॉपर्टी को इंक्रीज करते हैं, एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं, लेकिन कुछ प्रोस्थेटिक ग्रुप आपको ऐसे भी देखने को मिलेंगे जो कि स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज को इंक्रीज करते हैं।
ठीक है, जैसे कि आपके शुगर हो गए, लिपिड हो गए, ये सब किस में हेल्प करते हैं, स्ट्रक्चर्स में। ग्लाइकोप्रोटीन्स हो गए, लिपोप्रोटीन्स हो गए, आरएनए हैं, ये सब कुछ। ठीक है, अब देखिए जैसे हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन के अंदर जो हीम है, ये हीम क्या है, एक प्रोस्थेटिक ग्रुप है। ठीक है, फिर विटामिन के ये जितने भी प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं, इनको विटामिन से ड्राइव किया जाता है। थायामिन, आपके पास पायरोफॉस्फेट है, पायरोडॉक्सिल फॉस्फेट है, बायोटीन है, ये सब इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब कुछ प्रोस्थेटिक ग्रुप का देख लीजिए, जैसे कि आपके पास एफ एम एन है, क्या है, एफ एम एन, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। इसका काम होता है रिडोक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना। रिडोक्स रिएक्शन का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर वाली रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना। फिर आपके पास FAD होता है, जिसका काम भी अगेन रिडोक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना होता है। पायरोक्विनोलिन, क्विनिन होता है, इसलिए भी रिडोक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। जो आपका पायरोडॉक्सिल फॉस्फेट है, इसका काम होगा ट्रांसमिनेशन का काम करना, ट्रांसमिट करना, डीकार्बोक्सिलेशन करना, डीएमिनेशन करना। बायोटीन करता है कार्बोक्सिलेशन। ये कुछ आपको याद रख लेने हैं, इसमें से 3-4 एग्जाम्पल याद रख लेना इसके प्रोस्थेटिक ग्रुप के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट इज एपो एंजाइम। आपकी सिलेबस में एक क्वेश्चन है एज इट इज, व्हाट इज एपो एंजाइम। एपो एंजाइम होता क्या है। एपो एंजाइम और एपोप्रोटीन्स इज ए एंजाइमेटिकली इनएक्टिव प्रोटीन। क्या होता है, एंजाइमेटिकली इनएक्टिव प्रोटीन होता है। ठीक है, बोला था मैंने कि एपो एंजाइम या ए प्रोटीन विदाउट, एपो मीन्स एपो 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 एंजाइम और ए प्रोटीन, एंजाइम प्रोटीन तो होते हैं ना, इज एन एंजाइमेटिकली इनएक्टिव प्रोटीन पार्ट ऑफ एन एंजाइम विच रिक्वायर्स ए कोफैक्टर फॉर इट्स एक्टिविटी। क्योंकि एपो एंजाइम खुद एक इनएक्टिव स्पीसीज होता है, इसलिए इसको कोफैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है ताकि इसकी एक्टिविटी को इंक्रीज कर सके। A cofactor required for an apoenzyme can be metal and can be organic compounds like coenzymes NAD positive, NADP positive, FAD positive। तो ये कुछ टॉपिक थे जो हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ coenzymes like coenzyme A, FAD, NAD etc.